हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्कॉलर पर स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम आपको फिर आरओ एआरओ के स्तर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा स्तर आरओ एआरओ तक का होगा। इसमें सिविल के लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम्स भी आ जाते हैं। इस स्तर के क्वेश्चन हम आपको हल कराने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से होंगे, खासकर पाषाण काल और सिंध सभ्यता, यहाँ से क्वेश्चन होंगे। उसे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। और क्वेश्चन हमारा पहला यहाँ से शुरू होता है। ये क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार उस पशुपालन का प्रारंभ कहां से हुआ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, यानी जो उत्खनन हुआ, विद्वानों ने जो खोज करने के लिए उत्खनित कराए, उन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ। निचले पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, ऊपरी एवं पाषाण काल से, एवं मध्य पाषाण काल। सबसे पहले तो आपके सामने ये चीजें आ जाती हैं। पाषाण काल कई बार इसमें आया, चीजें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें कई बार पाषाण काल आया। निचला पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, ऊपरी पाषाण काल, मध्य पाषाण। तो इसका मतलब हमें लगता है यहां यह समझने की जरूरत है कि आखिर पाषाण काल को कई भागों में डिवाइड किया गया है क्या। जी हां, ऐसा ही हुआ। सभ्यता का एक वह क्षेत्र जब मनुष्य अभी अर्धमानव था, अपने पेट भरने के लिए शिकार से काम चलाता था, और शिकार के लिए उसने सबसे पहले जिस चीज को औजार बनाया वह पत्थर थे। इसीलिए उस युग को पाषाण युग कहा गया। और पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया। तीन भागों में पाषाण काल को जो अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया, उसमें बताया गया कि पहले, सबसे पहले यहां पर पूर्व पाषाण काल, और पूर्व पाषाण काल में भी हम देख लेंगे कि कई भागों में इसको बांट दिया जाता है। शुरुआत में एक रफ खाका इसका खींच लेते हैं, पाषाण काल। और पाषाण काल को कई भागों में बांट दिया जाता है। तो पाषाण काल को जब आप कई भागों में बांटेंगे तो सामान्यतया इसको पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण कहा जाता है। ये सामान्य है इसका। इसके बाद फिर आता है मध्य पाषाण, और मध्य पाषाण के बाद आता है नवपाषाण। नवपाषाण काल आप सामान्यतया ये खाका खींच रहे हैं, ये और भी डेप्थ। सामान्यतया इसको जैसे पूर्व पाषाण का ना, इसको उच्च पुरा, मध्य पुरा, निम्न पुरा भी कह दिया जाता है पूर्व पाषाण काल को। यानी पाषाण काल जो बांटा गया तीन भागों में, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, इसमें पूर्व पाषाण को भी तीन भागों में, मध्य पाषाण को भी तीन भागों में, नवपाषाण को भी तीन भागों में बांटा गया। इसको भी उच्च मध्य पाषाण काल, पूर्व मध्य पाषाण काल, नव मध्य पाषाण काल, और इसके बाद नवपाषाण काल। ये जो तीन भागों में बांटे गए, तीनों भाग में बांटकर इनके अध्ययन की सुविधा से जो यहां पर आपको सामग्री उपलब्ध कराई गई, वे ही सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं। निचला पूर्व पाषाण काल यानी पूर्व पाषाण का एक भाग है ना। इसी तरह से मध्य पूर्व पाषाण काल भी आता है और नव पूर्व पाषाण काल भी आता है। इसको भी उसी तरह से, इसको भी तीनों को इसी तरह से तीन भागों में बांटा जाता है। यहां निचला पूर्व पाषाण काल यानी इसकी बात कर रहा है। फिर मध्य पूर्व पाषाण काल, वो भी इसी की बात कर रहा है, जो मध्य की बात। और ऊपरी एवं पाषाण काल, ऊपरी माने एकदम से नया पूर्व पाषाण काल, और केवल पाषाण काल की बात यहां करता है। थोड़ा सा इसको उलझाया है, शेष कोई बातें नहीं है। और मध्य पाषाण काल, ये इसकी बात किया। यानी इसको तीन भागों में डिवाइड करने के बाद, इनको तीनों पूछने के बाद फिर मध्य पाषाण की बात किया। और इस मध्य पाषाण को भी तीन भागों में बांटा जाता है, हालांकि वो ज्यादा डेप्थ हो जा रहा है। नवपाषाण की बात फिर आती है। तो मैं समझता हूं आपने पाषाण काल को जो तीन भागों में डिवाइडेशन किया गया और जिसके अनुसार यहां पर पूछा गया, उन चीजों को आपने जान लिया। मध्य पूर्व पाषाण काल, नव पूर्व पाषाण काल, साथ ही पूर्व पाषाण काल, तीनों भागों को। अब आप इसके बारे में जाने, कह रहे हैं उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब होता है, जान लीजिए। इनमें से डी यानी ये जो सही है, मध्य पाषाण काल, इनके समय यानी मध्य पाषाण काल के समय
हमारे देश में या यूं कहिए विश्व की सभ्यता में, मानवीय सभ्यता में पशुपालन के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। मध्य पाषाण काल में, यहां पूर्व पाषाण और किसी की बात नहीं हो रही, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मध्य पाषाण काल की खोज पहली बार एक विद्वान मिस्टर कार्लाइल ने शुरू किया था। 1867 में मिस्टर कार्लाइल ने मध्य पाषाण काल की कुछ उपकरण पाए, उन्होंने मध्य पाषाण काल को पता लगाया। एक चीज और भी आपको हम क्लियर करना चाहेंगे, ये किस आधार पर बांटे गए? पाषाण काल को 3 भागों में, फिर तीनों को 3-3 भागों में किस आधार पर बांटा गया? एकदम से सामान्यतया ध्यान दे दीजिएगा, उपकरण या जो हथियार जिससे वे शिकार करते थे उनकी बनावट के आधार पर और मनुष्यों की गतिविधियों में जो अंतर आते गए। कभी वे शिकार करते थे, फिर कभी शिकार छोड़ करके खेती भी करने लगे, कभी वे खेती भी करने लगे इसलिए नई नई बस्तियां भी बसा ली, कभी वे शिकार करते करते अपने उपकरण को थोड़ा मॉडर्नाइज करते गए। इन्हीं उपकरणों के या अपने हथियारों के बनावट के आधार पर और उनके इन शिकार, फिर उसके बाद बस्तियां बसाना, उसके बाद खेती बाड़ी करना, पशु पालना, इसी आधार पर पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण माना भी गया। ठीक, इस पूर्व पाषाण काल में मनुष्य एकदम से शिकारी था, बिल्कुल शिकारी था वो, और तब वो बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग करता था। आ जाए मध्य पाषाण काल में, इस मध्य पाषाण काल में उसने अपने हथियारों को मॉडर्नाइज किया और मॉडर्नाइज करने के बाद यानी और उनको अपग्रेड किया, मॉडर्नाइज किया मतलब और अच्छे हथियार बनाए। इस मध्य पाषाण काल में हथियार जो पाए गए उसको माइक्रोलिथ यानी छोटे छोटे हथियारों का युग बताया गया मध्य पाषाण काल में। ठीक, और नव पाषाण काल में उसने पत्थरों के औजारों के साथ साथ पशुओं के हड्डियों के भी औजार बना लिए, इसलिए उसको नव पाषाण काल कहा गया। तो देखिए, एक इसका बंटवारा जो है पाषाण युग का, वो पूर्व, मध्य और नव, इनमें जो बांटा गया वो हथियारों के बनावट के आधार पर। दूसरा जो इसको बांटा गया उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर, यानी पूर्व पाषाण काल में वो शिकारी था, लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते शिकार के साथ साथ वो पशुपालन करने लगा। उसी को यहां पूछ रहे हैं कि पशुपालन का प्रारंभ कब से होता है? मध्य पाषाण काल से। ठीक, यहां केवल शिकारी, यहां पशुपालन करने लगा और उसके बाद हथियार भी छोटे हो गए। आगे हम देखेंगे तो उसकी प्रवृत्तियां फिर बदली। नव पाषाण काल आते आते वह यद्यपि शिकार भी करता रहा, यद्यपि पशुपालन भी करने लगा, लेकिन नव पाषाण काल आते आते उसने अपने रहन सहन में थोड़ी तब्दीली की। अब वह स्थायी बस्तियां बसाकर रहने लगा और साथ ही साथ पशुपालन तो करता ही था, खेती भी करने लगा। तो नव पाषाण की प्रवृत्ति क्या हो गई? अस्थायी बस्तियां बसाना और उसके साथ साथ खेती बाड़ी करना। ये तो इस पाषाण काल के बारे में जिसे मैं आपको बता रहा हूं, इसको मनुष्य की प्रवृत्तियों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, जब उसकी गतिविधियों में कमी आई, अंतर आया, और उसके हथियारों के आधार पर, इसी नाते 3 भागों में बांटा गया है। अब पूछ रहा है पशुपालन का, तो मैंने अभी अभी बताया मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया था मध्य पाषाण काल में। और ये मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन प्रारंभ किया गया, इस मध्य पाषाण कालीन सभ्यता की खोज मिस्टर कार्लाइल ने किया था। मिस्टर कार्लाइल, इन्होंने जो खोज किया उसमें उन्होंने छोटे हथियार पाए, साथ ही साथ क्या पाया? पशुपालन। भारतवर्ष में 2 मध्य पाषाण कालिक स्थल हैं, एक आदमगढ़, ठीक, यहां मध्य पाषाण काल, इसमें आप लिख सकते हैं आदमगढ़, ये एमपी में है, और बगोर, आदमगढ़ और बगोर, ये बगोर राजस्थान में है। आदमगढ़ और बगोर में सबसे पहले पशुपालन के प्रमाण पाए गए। सर्वप्रथम ये प्रमाण पाए गए। ये आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन। यद्यपि कल कुछ छात्रों ने हमें कुछ सुझाव दिए थे, अच्छा लगा। क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, कम समय उसे बताना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट आप इस बात को समझें, ये स्तर आरओ का है जो सिविल को कहीं टच करता है, और इसमें अब ऐसी चीजें आ जाएंगी तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप पाषाण काल या पूर्व, मध्य, नव में कहीं फंस जाएंगे। तो इसको आप जान सकते हैं कि आखिरकार किस तरह से इसको हमें जानना है, बताना है।
प्रवृत्ति और हथियार, इस दोनों चीजों ने इस पाषाण युग को 3 भागों में बांटा। और जब पशुपालन, तो यानी मध्य पाषाण काल में उसने पशुपालन करना शुरू किया। आदमगढ़, बगौर, ये 2 स्थान ऐसे हैं जहां से सबसे पहले पशुपालन का प्रमाण मिला। हमने ये भी बताया निचला या मध्य पूर्व या ऊपरी पाषाण, ये किस, इन तीनों को भी 3-3 भागों में बांटा गया है, इसी नाते इसको लिख दिया है। ठीक, इनमें कोई गतिविधि पशुपालन जैसी नहीं है। ठीक, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन आपका ये, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? यहां आपके सामने चौपानी मांडवी एक स्थल हो गया, एक दूसरा है काकोरिया, तीसरा है यानी सी महदहा। ध्यान दीजिएगा इस पर थोड़ा सा आप, ये जो महदहा है ना, ये महदहा को आप इसे, जैसे यहां लिखा है मददहस, इसे महदहा भी कहा जाता है। महदहा भी कहते हैं। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, कहीं क्वेश्चन आ जाए मददहस और कहीं उसी में महदहा, तो आप इसमें कहीं फंस न जाए, इसलिए देखिए यहां लिख दिया गया कि इसे महदहा भी कहा जाता है। और यहां पूछ रहा है कि हड्डी के उपकरण कहां से प्राप्त हुए। ध्यान दीजिएगा, ये जो चौपानी मांडो, काकोरिया, सराय नाहर राय, महदहा, ये सब मध्य पाषाण कालिक स्थल है। ठीक, मध्य पाषाण कालिक, ये कुछ इसमें से ताम्र पाषाण कालिक स्थल है। इनमें से ध्यान दीजिएगा, ये जो उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला है, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला, इस प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहर राय और महदहा 2 स्थान प्राप्त हुए हैं। इसको मिस्टर जीसी शर्मा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, इन्होंने यहां उत्खनन करवाया था और 2 महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालिक स्थल पाए, जहां से मध्य पाषाण काल के मनुष्यों के अस्थि अवशेष यानी हड्डियों के अवशेष मिले, उनके औजार मिले, उनकी कब्रें मिली। ठीक, ये मददहस या सराय नाहर राय, इन दोनों जगहों से, ये दोनों मध्य पाषाण कालिक स्थल है दोनों। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये हड्डी कहां से प्राप्त हुई, हड्डी के उपकरण कहां से प्राप्त हुए, ये इसमें से पूछ रहा है। तो थोड़ा सा इस पे आपको हम ये बताना चाहेंगे, इसको पूरी तरह से ध्यान दे दीजिएगा। इस सराय नाहर राय और महदहा में जीसी शर्मा ने इस क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है ना। महदहा को उन्होंने 3 भागों में बांटा। तीन भागों में से आप कह सकते हैं इन तीनों में से आखिरकार कहां से ये चीज मिला, तो इसको जानते रहेगा। 3 भागों में से एक है बूचड़खाना, बूचड़खाना ठीक से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। यहां से हड्डी के उपकरण मिले। मैं अभी से आपको बता देना चाहूंगा, सराय नाहर राय महदहा, इनमें से महदहा को जीसी शर्मा ने 3 भागों में बांटा। झील क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र, ये जो बूचड़खाना जहां वगैरह सारे कुछ वो होते थे, झील क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र और आवास क्षेत्र, इन तीनों भागों में इनको बांट दिया था, या वो यूं कहें कब्रगाह क्षेत्र। ठीक, कि जो यहां पर इसके 3 भागों में से बूचड़खाने से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। ये तो आपको क्लियर हो गया, यानी इसका क्वेश्चन आपका सही है ये महदहा। लेकिन इसके बारे में थोड़ा और आपको बताना अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि और भी क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। तो अगर और क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसको आप अभी जान लीजिए। महदहा को 3 भागों में उन्होंने बांटा था जीसी शर्मा ने, और 3 भाग थे इसके। पहला था झील क्षेत्र, पहला था झील क्षेत्र, और दूसरा था बूचड़खाना संकुल या यूं कहें बूचड़खाना, और तीसरा था कब्र। ये 3 क्षेत्र थे, है ना। ये जो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हमने यहां लिख दिया है बूचड़खाना, यानी यहीं से प्राप्त हुआ था। तो आपका क्वेश्चन इसमें सही कौन हो गया, महदहा।
हालांकि सराय नाहर राय भी प्रतापगढ़ में है और ये भी, ये महदहा आप यहां लिख सकते हैं प्रतापगढ़ यूपी। ठीक, ये आपके सामने क्वेश्चन है, कई चीजें आपने इसमें पा लिया। महदहा पूछ सकता है कि महदहा एक मध्य पाषाण कालिक स्थल है, कहां पर है? तो क्वेश्चन आपका अगर ऐसा बना तो आप कह देंगे प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। यहां पूछ दिया हड्डी के उपकरण कहां से प्राप्त हुए, तो आपने बता दिया कि इसके 3 क्षेत्र जीसी शर्मा ने बांटे थे। जीसी शर्मा इसका खोज किए थे। झील क्षेत्र बूचड़खाना और कब्रगाह, इसमें से हड्डी के उपकरण बूचड़खाने क्षेत्र से प्राप्त हुए, है ना, अगर महदहा का तीनों क्षेत्र पूछ दिया तो। ठीक, ये रहे आपके क्वेश्चन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। और वो अगले क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसी से संबंधित भी है। आपको दे रहा है आपके ऑप्शन में सराय नाहर राय, दमदमा, महदहा और लंघनज। ठीक, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस सराय नाहर राय महदहा की खोज जीसी शर्मा ने किया था, है ना। तो आप कह सकते हैं कि सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा की खोज जीसी शर्मा, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इन्होंने किया। ठीक, सराय नाहर राय, दमदमा, महदहा तीनों की अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा हुई सराय नाहर राय और महदहा की। ये मध्य पाषाण कालिक स्थल है, मैंने इसके पहले आपको बताया है। ये सारे मध्य पाषाण कालिक स्थल हैं और मध्य पाषाण काल के पहले पहले ये पाए गए स्थल पहली बार मनुष्य के शरीर के अस्थियों के प्रमाण देते हैं। मध्य पाषाण काल में मनुष्य के शरीर के प्रमाण, अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए। ध्यान दीजिएगा, मैंने सराय नाहर की चर्चा की भी थोड़ी देर पहले, यहां से भी मनुष्य को अस्थि कंकाल मिले। अभी हमने महदहा की ही बात की, अभी बताया कि उसमें के बूचड़खाना क्षेत्र से जो है वो हड्डियां प्राप्त हुई थी। लेकिन अब आपसे ये लंघनज, लंघनज यहां पर नहीं है, बल्कि क्वेश्चन में आपके सही है दमदमा, क्योंकि दमदमा से इन्होंने लगभग 41 से अधिक कब्रें प्राप्त की थी। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 3 क्षेत्र में इन क्षेत्रों को बांटा गया, झील क्षेत्र, बूचड़खाना और कब्रगाह क्षेत्र। अब यहां देखिए कब्रगाह क्षेत्र आ गया। दमदमा से जीसी शर्मा ने लगभग 41 से अधिक कब्र प्राप्त की थी, 41 से अधिक। इस दमदमा से 41 से अधिक कब्र प्राप्त हुई, 41 से अधिक कब्र प्राप्त हुई। ठीक, 5 कब्रों से युगल, युगल आप समझ रहे होंगे, युगल मैंने जोड़े, है ना, युगल समाधि तथा एक कब्र से 3 लोग के दफनाए जाने का प्रमाण मिला। ठीक, एक कब्र से 3 लोगों के, यानी दमदमा एक ऐसी जगह है जहां से युगल समाधियां भी मिली हैं 5 कब्रों से, और एक कब्र से 3 लोगों के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन भी आपको पूछ रहा है कि 3 मानव कंकाल कहां से मिले, दमदमा से। ठीक, तो 3 मानव कंकाल अब जब भी क्वेश्चन आ जाए तो कहां से मिले, दमदमा से। लेकिन इसमें क्वेश्चन और भी बन सकता है, जैसे 5 युगल समाधियां कहां से मिली, तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसमें कई उत्तर पा रहे हैं। 5 युगल समाधियां कहां से मिली, तो दमदमा से। ठीक, एक क्वेश्चन तो ये बन ही गया कि एक कब्र से 3 लोगों के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, ये भी एक क्वेश्चन आपका हो गया। शेष जितनी कब्रें थी, यानी 6 निकाल दिया जाए, 41 में से 6 निकाल दीजिए, शेष में से एक एक लोग उसमें एक एक कब्र में दफन थे। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो इस कब्रों से, दमदमा से 3
लोगों के दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगले क्वेश्चन में आपका उत्तर है, प्रश्न है आपका कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। आपके इस विकल्प में है केडी वाजपेयी, फिर विकल्प में है वीएस वांककड़, इसके बाद एचडी संकालिया और फिर मार्टिमर व्हीलर। ये चार चीजें आपके सामने हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था। इसमें से बहुत आसान ढंग से आप इसे कह सकते हैं कि ये विद्वान जो है एचडी संकालिया महोदय जो हैं, ये दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जो पहले कभी हुआ करती थी वो आजकल दक्कन कॉलेज के नाम से पूना में है। एचडी संकालिया महोदय वहीं के प्रोफेसर हैं। इन्होंने नवदा टोली नाम के एक स्थल की खोज कहां करवाई, मध्य प्रदेश में। तो यानी ये नवदा टोली है कहां, आप यहां लिख सकते हैं नवदा टोली एमपी में है। एमपी में है, ठीक। और इसकी खोज किसने करवाई, एचडी संकालिया। इनकी परिचय भी हमने दिया ही कि मिस्टर एचडी संकालिया जो हैं ये पूना दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हैं। ये आपके सामने पूरी जानकारी। नवदा टोली का उत्खनन करवाने वाले मिस्टर एचडी संकालिया, इन्होंने पूना दक्कन कॉलेज में अध्यापन कार्य किया है, ये प्रोफेसर हैं और ये नवदा टोली एमपी में है। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। शेष केडी वाजपेयी, बीएस कांकड़ या मार्टिमर व्हीलर ये इससे संबंधित नहीं है। हालांकि मार्टिमर व्हीलर सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं और मार्टिमर व्हीलर ने इस पर कई खोज इस पर किए हैं, लेकिन वो सिंधु सभ्यता है। और आप इसमें पढ़ रहे हैं पाषाण युग। पाषाण युग में हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं इसके बाद वाला। और इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपके सामने अब आ गया, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में और उपयुक्त में से कोई नहीं। पहले तो हम आपको इसका आंसर बता दें कि इसमें से जो सबसे पहले आपका उत्तर होगा वो ये है। फिर हम इसको डिफिनेशन कर देते हैं। मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। ये कुछ इस तरह से है कि जिसमें नवपाषाण युग की चर्चा आती है। नवपाषाण युग उत्तर भारत में दफनाने की प्रथा कब्रों में है, लेकिन उसी समय यानी नवपाषाण युग में ही दक्षिण भारत में दफनाने की प्रथा कुछ दूसरे ढंग से है। वे लोग अपने मृतकों को दफन करने के बाद बड़े बड़े पत्थरों से उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख देते थे। अधिकांश ऐसी समाधियां प्राप्त हुई जो कब्रनुमा नहीं है बल्कि समाधि के रूप में उनको रख करके उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख देते थे। ये नवपाषाण युग की बात है। उत्तर भारत में कब्र का रूप, लेकिन दक्षिण भारत में बृहद पाषाण युग। तो नवपाषाण युग का दक्षिण भारत की वो विशेषता, जब अपने मृतकों को दफनाने के बाद दक्षिण भारत के लोग उसे बड़े बड़े पत्थरों से ढक देते थे, उसे बृहद पाषाण स्मारक कहा गया। और बृहद स्मारकों की बात जहां तक आए, ये मृतकों को दफनाने के स्थान को ही इंगित करता है और किसी चीज को नहीं। सन्यासी गुफा बिल्कुल नहीं ऐसी है। मंदिरों का रूप है ही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। आपके सामने आपका उत्तर है, ठीक। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका, तो भीमबेटका के लिए यहां देख रहा है गुफाओं के शैल के चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमा के लिए, सोन नदी के उपागम के लिए। इतने आपके सामने वो है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि भीमबेटका जो है ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। ये भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में है, एमपी के रायसीना जिले में है, ठीक। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। आपका आंसर हो गया। साथ ही साथ आप ये भी जानकारी लीजिए, ये है कहां, एमपी के रायसीना जिले में है, एमपी के रायसीना जिले में। और ये जो रायसीना जिले में है, इसकी विशेषता क्या है,
एकदम से पूरा पाषाण काल के मनुष्यों ने इस पर शिकार के चित्र बनाए। ठीक, यानी और इसकी क्या विशेषता है, ये पूरा पाषाण कालीन है, यानी पूरा पाषाण युग के मानव ने इस पर शिकार चित्र बनाए, इस पर शिकार के चित्र बनाए, शिकार के दृश्य दर्शाए हैं। ये एक विशेषता है। इस पर अक्सर हिरन, सांभर के चित्र हैं अधिकांश। ये आजकल ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, इसको यूनेस्को ने संरक्षित भी कर दिया है, विश्व विरासत के रूप में यूनेस्को ने इसे संरक्षित भी कर दिया। ये भी जान लीजिएगा, भीमबेटका एक गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये एमपी के रायसीना जिले में है, पूरा पाषाण युग से संबंधित है और उस युग के मनुष्य ने इस पर शिकार के चित्र, विशेषकर हिरन, सांभर के चित्र बनाए हैं, युद्ध का दृश्य दिखाया है इस पर, और ये यूनेस्को द्वारा संरक्षित भी है। भीमबेटका, इसकी बात हो रही है। ठीक, भीमबेटका जो है ये यूनेस्को द्वारा संरक्षित भी है, ये आपके सामने। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं अगला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? योर क्वेश्चन। नेक्स्ट, ताम्राश्म यानी ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक, देखिए ये उत्तर से दक्षिण की ओर लोग अक्सर ऐसा काम करते थे। ताम्रपाषाण युग में महाराष्ट्र के लोग अपने मृतकों को कुछ कलश में, यानी अंत्येष्टि के बाद उनको कलश में रखकर अपने घरों के फर्श में ही उत्तर से दक्षिण की तरफ उनको दफना देते थे। ठीक, यानी आपका क्वेश्चन इसमें से सही कौन सा है? ये वाला। ये लोग उत्तर से दक्षिण की ओर उसे दफना देते थे। किस तरह से? सारे लोग अपने मृतकों को कलश में रखकर, यानी उनके अंत्येष्टि के बाद उनको कलश में रखकर अपने घर के फर्श के नीचे ही यहां दफन कर देते थे। घर के फर्श के नीचे कलश में रखकर दफन करते थे। ये ताम्रपाषाण के या ताम्रपाषाण युग में महाराष्ट्र के लोग अपने मृतकों को उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर घर के फर्श के नीचे ही कलश में रखकर दफन कर देते थे। ये आपका क्वेश्चन है। पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं। इसलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अब देख लेते हैं इसके बाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से, यानी आपसे स्थल जानना चाहता है। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद, मास्की, आप इनके बारे में ऐसे जानते चले। ये ब्रह्मगिरी जो है ये दक्षिण भारत कर्नाटक में है, महापाषाणिक स्थल है ब्रह्मगिरी। बुर्जहोम ये कश्मीर में है, चिरांद ये बिहार में है, और मास्की, ये मास्की गुर्जरा नेट्टूर एदुगोलम की बात जब चलती है तो मास्की जो है यहां से अशोक के नाम स्पष्ट रूप से पाए गए हैं, यहां से मास्की से। ठीक, तो आपका जो क्वेश्चन बना इसमें से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को, इसमें से आपका क्वेश्चन ये वाला सही है, अर्थात आप कह सकते हैं बुर्जहोम। ये बुर्जहोम कश्मीर में है, कश्मीर का नवपाषाणिक कालिक स्थल है, नवपाषाण कालिक स्थल है, ये नवपाषाण कालिक स्थल है। और कश्मीर में एक ऐसा ही स्थल गुफकराल भी है। यहां से एक ऐसा स्थल गुफकराल भी है, यानी बुर्जहोम भी कश्मीर में है और गुफकराल भी कश्मीर में है।
किससे संबंधित है? ये नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक, यहां से गर्तावास प्राप्त हुए हैं, यानी बुर्जहोम और गुप्तकराल। यहां से कौन सा, यहां से आप लिख सकते हैं, यहां से गर्तावास, गर्तावास समझते हैं आप, यानी गड्ढा बना करके गड्ढा बना करके लोग उसमें रहते थे, इसी को गर्तावास, यानी गड्ढे में घर। गर्तावास भी यहां से प्राप्त हुआ है। और बुर्जहोम से मनुष्य के साथ उसके कुत्ते का समाधान भी प्राप्त हुआ है। ब्रह्मगिरी से नहीं, वो महापाषाणी कालिक स्थल कर्नाटक में है। चिरांग से नहीं, यहां से हिरण की तमाम हड्डियां, उनके हिरण के सींगों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और मास्की, यहां से अशोक का नाम स्पष्ट रूप से मिला हुआ है। तो ये स्थल नहीं जहां से अशोक का नाम मिला, मास्की ये नहीं, चिरांग नहीं, ब्रह्मगिरी नहीं, बुर्जहोम। बुर्जहोम एक ऐसा स्थल है जहां से मनुष्य के साथ साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया हुआ यह स्थल प्राप्त हुआ है। ये जो है नवपाषाण कालिक स्थल है। ऐसा ही स्थल कश्मीर में एक और भी है, और वह है गुप्तकराल, जहां से गर्तावास प्राप्त हुआ है। ये रहा आपका स्थल। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पे है? बड़ा विचित्र सा क्वेश्चन बनाया है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय क्या ये गुवाहाटी में है, या बस्तर में है, भोपाल में है, चेन्नई में है? स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे ही हौले में जान लें, ये भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल में है, और इसका नाम वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। इसका नाम वर्तमान में ये है। ठीक, और इसको ये भी जान लीजिए, जब हम लोग इतना जान लिए तो ये भी जान ले, ये संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है। संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ठीक, आपका क्वेश्चन 9वां था ये, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां से प्राप्त हुआ? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल से प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन याद करने के लिए है। ये गुवाहाटी, बस्तर, चेन्नई नहीं, वर्तमान में इसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। और ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है, या मानव संग्रहालय किसके तहत कार्य करता है, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। तो आप कह सकते हैं ये जो है संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्वेश्चन थोड़ा समझने की जरूरत है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता के लिए रखे जाने की क्या जरूरत है? क्या कारण बन सकता है इनमें से? क्या लिपि कारण है, या नगर नियोजन कारण है, या तांबा कारण है, या मृदभांड? जी नहीं, लिपि कारण नहीं है। लिपि इनमें भी है, उनमें भी है, बस केवल लिपियों का अंतर है। तो इसके नाते इनको उसके पूर्व नहीं माना जा सकता है। आज भी तमाम एक ही समय में लिपियां, अलग अलग देशों की या अलग अलग मानवीय प्रजातियों की अलग अलग लिपियां हैं, इसके नाते उनको अलग नहीं मान लिया जाता। तो लिपि उसका कारण नहीं है। नगर नियोजन नहीं, नगर नियोजन भी एक ही समय में अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग ढंग से रहा है, तो वो भी नहीं माना जा सकता। तांबा, यद्यपि मनुष्य ने जो सबसे पहली बार धातु का प्रयोग किया वो तांबा थी, लेकिन इसके आधार पर भी ये नहीं माना जा सकता कि सिंधु सभ्यता से आर्यों की सभ्यता में कोई दुराव है, या आर्यों से पूर्व की सभ्यता सिंधु सभ्यता है, ये भी नहीं कह सकते आप। ऐसा भी नहीं है। बचता है मृदभांड, तो आप इसको ऐसे ही सही मान सकते हैं, लेकिन अगर तथ्यपरक ढंग से माना जाए तो और सही है, और ये सही भी है। मृदभांड, प्रिय छात्रों, क्या आप मृदभांड का मतलब जानते हैं? मृद मतलब मृदा यानी मिट्टी, भांड, भांड का मतलब होता है बर्तन। मृदभांड यानी आप कह सकते हैं मिट्टी के बर्तन, है ना। मृदभांड का अर्थ है मिट्टी का बर्तन, आप इसको कह सकते हैं, यानी मिट्टी का बर्तन। इन्हीं मिट्टी के बर्तनों के आधार पर इनको दो भागों में पूर्व में बताया गया। क्यों? सिंधु सभ्यता को जब हम अवलोकित करते हैं या देखते हैं, तो उसमें लाल रंग के मृदभांड
उस पर काले रंग से चित्र बनाया गया है ना, यानी उसको लाल रंग के मृदभांड जिस पर काले रंग के चित्र बनाए गए, वो सिंधु सभ्यता की विशेषता है। लेकिन आर्यों के समय हम देखते हैं धूसर मृदभांड, गेरुवर्णीय मृदभांड, यानी गेरुआ रंग का, या यूं कहें चित्रित धूसर, यानी थोड़ा धुंधला रंग का, जो धुंधला लाल हो जाए यानी गेरुआ, ऐसे रंग की बात करते हैं आर्यों के समय। ठीक, इसी आधार पर क्योंकि लाल रंग एक वर्जिन यहां से होती है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को पहले मान लेते हैं, और इसी मृदभांड में जब चित्रित धूसर मृदभांड, ये विशेषता आर्यों के, इसलिए उसको हम आर्यों को उसके बाद की मानते हैं और आर्यों से पहले की हम लोग सिंधु सभ्यता को मानते हैं। यहां आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर कि पूर्व में रखे जाने का कारण मृदभांड है, क्योंकि लाल मृदभांड पर काले रंग के, एक मिनट, इसे मिटाना जरूरी है, फिर काले रंग के चित्र सिंधु सभ्यता की विशेषता। ये इसकी विशेषता है। ठीक, किंतु चित्रित धूसर मृदभांड, ये चित्रित धूसर मृदभांड जो है आर्यों की या आर्य सभ्यता की विशेषता है। ये विशेषता, तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ज्यों ज्यों तकनीकी आगे बढ़ती है तो थोड़ा अपने वाले के पीछे को, अपने पिछले यानी अपने पूर्व वाली को पीछे छोड़ती जाती है। पहले लाल रंग तो सिंधु सभ्यता, अब लाल रंग में थोड़ी मिलावट करके उसको गेरुआ बना लिया गया, उस पर और भी अच्छे अच्छे चित्र बना दिए गए, यानी उससे थोड़ा और उसको मॉडिफाइड कर दिया गया, यानी वो उसके बाद की। ठीक, पहले की जो गाड़ियां ऐसे सोच लीजिए, बड़ी भद्दी, ज्यादा आवाज करने वाली, ज्यादा तेल खाने वाली थी, अब उसी के सामने रख दिया जाए एकदम मॉडर्न गाड़ी जो कम तेल खाने वाली हो और थोड़ा स्मार्ट हो, सुंदर हो, ज्यादा तेज चलने वाली हो। दोनों को देखकर आप कह सकते हैं ये गाड़ी थोड़ा पहले युग की है जो थोड़ा भद्दी है, या यानी वो एकदम ओरिएंट की है ना, बिगिनिंग की है वो, और आजकल की गाड़ी ये है जो कि थोड़ा सा, तो यानी उसके बाद की। तो इसी आधार पर लाल रंग और उस पर काला चित्र, ये बता दिया गया सिंधु सभ्यता। चित्रित धूसर मृदभांड यानी गेरुवर्णीय, इसको बता दिया गया आर्य सभ्यता का भाग, इसलिए आर्य सभ्यता को बाद में रखा गया और सिंधु सभ्यता को उसके पहले रखा गया, यानी इसका मुख्य कारण है मृदभांड। प्रिय छात्रों, आज बस इतना ही। हमने जो चीजें आपको बताई, इसे क्वेश्चन को समझ समझ करके ही चीजों को आगे ट्रिक करें, सही माने। जहां तक समझ में आया, जहां तक आपको एक स्तर आरओ, एआरओ और लोअर स्तर देने की बात रही, उसे समझाया गया आपको। इस स्तर पर समझाकर आपका एक स्तर बनाया गया और बना करके आपको ये बताया गया। इन चीजों को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम आपको ऐसे ही आपके परीक्षोपयोगी चीजों को बताते रहेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास।